नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हार्दिक पटेल कांग्रेस से पलायन कर बीजेपी में आ गए तो कश्मीर में अनंतनाग से कश्मीरी पंडित पलायन करने लगे हैं। इन बड़ी खबरों के बीच किसी के हाथों बिक जाने की खबरों को गलत बताते हुए हरियाणा कांग्रेस के विधायक कहते रहे कि हम सब एक हैं, कोई नहीं टूट रहा है। राजनीति आलोचना की परवाह नहीं करती है और आलोचना भी राजनीति की परवाह नहीं करती है। दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं मगर अलग अलग फ्लैट में। किसी को किसी से दिक्कत नहीं, बस गेट पर सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं ताकि पता रहे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। हर दल बदल की घटना असाधारण नहीं होती, लेकिन इस घटना में जो हार्दिकता है वह दल बदल की कम ही घटनाओं में होती है। जिस हार्दिक पटेल पर बीजेपी सरकार ने देशद्रोह का मामला दर्ज किया, आज उसी हार्दिक का बीजेपी ने स्वागत किया। देशद्रोह के आरोप में हार्दिक पटेल 9 महीने जेल भी रहे हैं, अब बीजेपी में रहेंगे। बीजेपी जिन लोगों को देशद्रोही कहेगी उन्हें घबराने की अब जरूरत नहीं, बल्कि खुश हो सकते हैं कि उनका एक घर जेल में है तो दूसरा बीजेपी में भी हो सकता है। यह ट्वीट महान हार्दिक पटेल ने 16 दिसंबर 2016 को किया था। लिखा है कि अगर सुबह का देशद्रोही शाम को भाजपा में जुड़ जाए तो उसे देशभक्त कहते हैं। आज हार्दिक भी देशभक्त हो गए। बीजेपी में शामिल होते हुए हार्दिक ने कहा कि किसी ने मुझसे ऐसा नहीं कहा कि आपका बीजेपी में स्वागत है, सबने बोला कि आपका फिर से आपके घर में स्वागत है। बस जैसे कोई पापा से चॉकलेट मांगता है और पापा दांत खराब होने के कारण चॉकलेट नहीं देते हैं, ऐसी कुछ लड़ाई हो गई थी। बताइए, चॉकलेट की लड़ाई इतनी बड़ी हो गई कि इसके लिए हार्दिक पटेल ने अमित शाह की तुलना जनरल डायर से लेकर तानाशाहों तक से कर दी। एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू में गुंडा तक बोल दिया। क्या गुजरात में चॉकलेट इतना महंगा हो गया कि हार्दिक को यह सब बोलना पड़ा? गुजरात बीजेपी ने हार्दिक पटेल का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, कांग्रेस के पूर्व नेता हार्दिक पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये हालत है। लड़વું એટલે પ્રેમથી માંગો અને પપ્પા જોડે નથી આપણે ઘણીવાર પપ્પા મને ચોકલેટ આપો કે ના લેવાય, ચોકલેટ દાંત ખરાબ તો ના મને આપો, ઝઘડો છો। તેવી રીતે જનતા પણ સરકાર જોડે ઝઘડે, પણ એ જ સરકાર જ્યારે જનતાનું હિત ઈચ્છતી હોય ત્યારે એની માંગણીઓ પૂર્ણ પણ કરતી હોય છે। हार्दिक के बीजेपी में आने को लेकर बीजेपी में कोई संकोच नहीं है। क्या क्या नहीं ट्वीट किया है हार्दिक ने अमित शाह के बारे में। इसके बाद भी अगर बीजेपी में स्वागत है तब इसका मतलब है कि हार्दिक पटेल कोई बहुत बड़े नेता बन गए हैं। उनके लिए पार्टी हर तरह के शरबत के घूंट पीने को तैयार है। राजनीति में अपमान के घूंट को शरबत के घूंट कहते हैं। कुछ तो बात होगी हार्दिक में कि इतना सब कुछ बर्दाश्त कर दिल से स्वागत किया जा रहा है। इन सब लिखित प्रमाणों को हार्दिक पटेल ने अब डिलीट कर दिए हैं। इस ट्वीट में तो हार्दिक ने गृहमंत्री अमित शाह की तुलना जनरल डायर से कर दी है। लिखा है कि जिस जीएमडीसी मैदान में आरक्षण समर्थकों पर जनरल डायर ने हमला किया, अगर वह गुजरात का मुख्यमंत्री बनेगा तो अमित शाह के खिलाफ आंदोलन होगा। उस समय आनंदीबेन पटेल को हटाकर अमित शाह को मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा चला करती थी। इतना कहने के बाद भी हार्दिक का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन अमित शाह की पार्टी में हो रहा है। 29 मार्च 2017 का यह ट्वीट है। इसमें हार्दिक पटेल लिखते हैं कि योगी ने कहा गुंडे यूपी छोड़ दें तो अमित शाह गुजरात आ गए। क्या इन पंक्तियों में लेखक हार्दिक गुंडे की उपमा गृहमंत्री के लिए नहीं दे रहे हैं? हार्दिक ने अमित शाह की तुलना तानाशाह से भी की है। अमित शाह से अपनी जान को खतरा तक बताया, प्रधानमंत्री को फेंकू कह दिया और बीजेपी को हिटलर शाही। इसका मतलब यह नहीं कि जो लोग अमित शाह या प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां तक कर देते हैं, उनके जेल जाने का खतरा टल गया है। ऐसा सोचने वाले मेरे साथ पुरानी खबरों का रिवीजन कर लें तो बेहतर रहेगा। किस्मत इन्हीं की खराब निकली जो प्रधानमंत्री की आलोचना करने के कारण जेल चले गए और जमानत के लिए तरस गए। ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी की उदारता का लाभ नहीं मिलेगा। अगर मिला होता तो ये सारे लोग बीजेपी में हो सकते थे और जेल से बाहर भी। कानून व्यवस्था का समय भी बचता। इन्हें जेल में डाले रखने के लिए सरकारी वकीलों पर जनता का पैसा खर्च नहीं होता, बच जाता। हार्दिक ने बीजेपी में आने से पहले 2000 से अधिक ट्वीट डिलीट कर दिए। 2000 से अधिक ट्वीट डिलीट करने में कितनी मेहनत लगी होगी। बीजेपी में आने से पहले हार्दिक ने इतनी मेहनत की है तो अब आने के बाद कितनी मेहनत करेंगे आप सोच लीजिए। इसलिए उन्होंने बीजेपी का छोटा सा सिपाही बताया है खुद को। और यह बात सब जानते हैं कि सिपाही थानेदार से ज्यादा मेहनत करता है।
अब आते हैं आईटी सेल और उन समर्थकों पर जो कल हार्दिक को गाली दिया करते थे। आज के बाद से वे भी हार्दिक का स्वागत करने के लिए मेहनत किया करेंगे। क्या वे लोग भी अपना पोस्ट और कमेंट डिलीट कर रहे हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो इसका पता लगाना चाहिए। पता चला कि इस समय भारत में सबसे बड़ा डिलीट अभियान चल रहा है। यह ट्वीट अमित मालवीय का है, जो बीजेपी आईटी सेल के चीफ हैं। लिखते हैं कि कांग्रेस और आप के पोस्टर बॉय हार्दिक पटेल ने 30 लाख की हेराफेरी की है। ऑल्ट न्यूज के जुबैर ने अमित मालवीय का पुराना ट्वीट साझा किया है। इसमें अमित मालवीय हार्दिक के बारे में कह रहे हैं कि नेहरू का डीएनए है। इस ट्वीट के साथ नेहरू की कई तस्वीरें साझा की गई हैं, जिनका मकसद उन्हें अय्याश बताना है। अमित मालवीय का यह ट्वीट अब डिलीट हो चुका है। जुबैर का दावा है कि उन्होंने सेव करके रख लिया था। हार्दिक के ट्वीट भी कुछ लोगों ने डाउनलोड करके रख लिए हैं। ट्वीट को डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है। पुराना निकाल कर दिखा देने से राजनीति में तब फर्क पड़ता है जब जनता को फर्क पड़ता है। अगर जनता फर्क ना पड़ने की घोषणा कर दे तो कोई किसी भी पार्टी में रहे, किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लिखित प्रमाण का रोल अब खत्म हो चुका है। भारत माता की वंदे वंदे। नितिन पटेल ने बीजेपी की टोपी पहनाई हार्दिक को, जिन्हें हार्दिक ने बेचारा फटा हुआ स्पीकर कहा था। नितिन पटेल ने भी हार्दिक को टारगेट किया, मगर ऐसी भाषा में नहीं। 2017 में नितिन भाई पटेल का बयान है कि हार्दिक पटेल ने अपना सच्चा रंग दिखा दिया। हार्दिक कांग्रेस में चले जाएं, हम लंबे समय से कहते रहे हैं कि ये कांग्रेस के एजेंट हैं। नितिन पटेल की बात सही निकली, हार्दिक कांग्रेस में गए, अब बीजेपी में भी आ गए हैं। समझ नहीं आ रहा कि इस केस में सजा किसे मिल रही है, फल किसे मिल रहा है। बीजेपी में आने के दिन हार्दिक पटेल ने अपने ट्वीट में 4 प्रकार के हित बताए हैं। प्रथम राष्ट्रहित, द्वितीय प्रदेश हित, तृतीय जनहित और चतुर्थ समाज हित। 2015 में जब पटेल आरक्षण का मुद्दा गरमाया था, तब छात्र हित भी हुआ करता होगा। आज की सूची में छात्र हित नजर नहीं आया। हार्दिक की यह कथा बहुत सात्विक है, इसलिए मार्मिक है। चूंकि मार्मिक है तो जाहिर है धार्मिक भी है। कांग्रेस से इस्तीफा देते ही उसे हिंदू विरोधी बताने लगे, ताकि जनता में संदेश चला जाए कि वे धर्म के लिए बीजेपी में जा रहे हैं। अभी तक लोग आरोप लगाते थे कि वे जांच एजेंसियों के प्रकोप से बचने के लिए बीजेपी में भागे जा रहे हैं, लेकिन अब धार्मिक होने के लिए भी बीजेपी में जाने लगे हैं। ऐसा लगता है हार्दिक कांग्रेस में फील्ड सर्वे करने गए थे कि पार्टी कितना धर्म विरोधी है। अब वहां से सर्वे रिपोर्ट लेकर जैसे बीजेपी में आ रहे हैं। दल बदल में लगता है कि आ की मात्रा छूट गई है। इसका नाम अब बदल की जगह बदला कर देना चाहिए। एक दल में रहते हुए दूसरे दल से बदला लेने वाले जब उस दल में किसी के बदले के शिकार हो जाते हैं, तब दूसरे दल में आ जाते हैं और फिर पहले दल से बदला लेते हैं। दल बदल के कई रूप और कारण हो सकते हैं, लेकिन सोचिए उस आंदोलन में शामिल लोगों को आज कैसा लग रहा होगा। हो सकता है उन्हें अच्छा भी लग रहा हो, लेकिन हम और आप सोच तो सकते ही हैं। दो 2015 में जब गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन भड़का, कई जगहों पर भयंकर हिंसा हुई। मेहसाणा में गृहमंत्री रजनी पटेल के दफ्तर में भी तोड़फोड़ हो गई। इस हिंसा में सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा। कई लोग घायल हुए और 14 पाटीदार मारे गए। विसनगर के बीजेपी विधायक ऋषिकेश पटेल के दफ्तर में आगजनी और हिंसा हुई। इस मामले में हार्दिक पटेल के खिलाफ कई धाराएं लगाई गईं। विसनगर कोर्ट ने हार्दिक को 2 साल की जेल की सजा सुनाई, जिसमें जमानत मिली है। ऋषिकेश पटेल इस समय गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री हैं और अब तो दंगा करने वाले हार्दिक पटेल बीजेपी में आ चुके हैं। इस केस में हार्दिक को जमानत तो मिल गई, लेकिन मेहसाणा जिले में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। इस फैसले के खिलाफ हार्दिक गुजरात हाईकोर्ट गए, लेकिन वहां से अपनी अपील वापस ले ली। हार्दिक अब मेहसाणा जाते हैं या नहीं, या जा सकेंगे या नहीं, इसकी स्पष्ट जानकारी मुझे नहीं है। 2015 के पाटीदार आंदोलन के समय 400 से अधिक मामले दर्ज हुए थे, जिनमें से कई मामलों को वापस भी लिया गया था। 2015 से 2018 के बीच दर्ज हुई 30 एफआईआर में हार्दिक पटेल का नाम था। 22 मई के इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि हार्दिक पटेल 11 एफआईआर में दर्ज मामलों में कोर्ट की सुनवाई का सामना कर रहे हैं। अक्टूबर 2015 में हार्दिक पटेल को देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था। 9 महीने तक जेल में रहे। देशद्रोह का मामला अब भी चल रहा है। देशद्रोह की जगह राजद्रोह ही सही शब्द है, लेकिन राजनीति में इसके बदले देशद्रोह का ही चलन बढ़ गया है। तो हमारा बेसिक सवाल यही है, कौन बदल गया है, देशद्रोही या राष्ट्रवादी? डू यू गेट माई पॉइंट?
इसी साल 22 मार्च को लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जवाब दिया कि गुजरात में 2015 में देशद्रोह के 2 मामले दर्ज हुए। इनमें हार्दिक पटेल के खिलाफ दर्ज मामला भी होगा। बाकी 2014, 16, 17, 18, 19 में गुजरात में देशद्रोह का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। जाहिर है बीजेपी के लिए देशद्रोह का मामला गंभीर रहा होगा, लेकिन जिस पर देशद्रोह का मामला दर्ज हो, क्या वह भी राष्ट्रवादी पार्टी में आ सकता है? जब बीजेपी हार्दिक पटेल पर देशद्रोह का मामला लगाकर पार्टी में ले सकती है, तो इसका इंतजार करना ही चाहिए कि पाटीदार आरक्षण के समय दर्ज मामले भी वापस ले लिए जाएंगे। हार्दिक का संकट राजनीति से बाहर होने वाले आंदोलनों का भी संकट है। दलों की सरकार के खिलाफ होने वाले ऐसे आंदोलन जब खत्म होते हैं, तब इनके आंदोलनकारी नेता पता करने लग जाते हैं कि अब क्या करें। इतने केस मुकदमे से घिर जाते हैं कि जान छुड़ाने के लिए इस दल से उस दल में एडजस्ट होते रहते हैं और अंत में उस सत्ताधारी दल में ही चले जाते हैं जिसके खिलाफ आंदोलन करते हुए जेल जाते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव के समय पाटीदार आंदोलन के नेता वरुण पटेल और रेशमा पटेल बीजेपी चले गए। रेशमा ने बीजेपी छोड़ दी है, कहा है हार्दिक गलती कर रहे हैं, लेकिन वरुण पटेल बीजेपी में है। पाटीदार आंदोलन पीछे छूट गया है। इस आंदोलन से भड़की हिंसा में जो नौजवान मारे गए, उनके परिवार के पास अब कुछ नहीं बचा। नेता बचे थे, अब वे भी नहीं बचे। नरेंद्र मोदी के नाम में पटेल भले न लगता हो, लेकिन इस आंदोलन की समाप्ति साबित करती है कि मोदी पाटीदारों के भी बड़े नेता हैं। तब फिर देशद्रोह के आरोपी हार्दिक पटेल को बीजेपी में लाने की क्यों जरूरत पड़ी? अगर प्रधानमंत्री कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ये सवाल पूछ सकते हैं। 8 साल से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार हो रहा है। अपने हैं इसलिए हक मानने निकले, प्यार से दोगे तो ले लेंगे, वरना राज्यसभा का चुनाव चल रहा है, किसी को नहीं पता उनका विधायक कहां जा सकता है। पैसे वाले मैदान में आ गए, इसलिए विधायकों को उनसे बचाने के लिए महंगे होटलों में रुकाया जा रहा है, दूसरे राज्य में ले जाया जा रहा है। हरियाणा कांग्रेस के विधायक जोर जोर से कह रहे हैं वे एकजुट हैं, नहीं बटेंगे, नहीं टूटेंगे। राज्यसभा चुनाव की जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी मजबूत है हरियाणा के अंदर। एक सीट हमारे जो कांग्रेस जो विधायक दल है वो 31 विधायकों का है। एक सीट भाजपा के खाते में आती है, दूसरी कांग्रेस के खाते में आती है, और दोनों जो है। लेकिन आपके क्या 31 विधायक इंटैक्ट हैं? खासतौर पर अगर कुलदीप बिश्नोई की बात करें, हमारे कोई विधायक नाराज नहीं है और सभी वहाँ पर पहुँचेंगे। जो है सारे विधायक वहाँ पहुँचेंगे और मैं समझता हूँ कि जो है मैं समझता हूँ केवल हमारे ही विधायक नहीं, जब राज्यसभा का चुनाव की गिनती होगी तो हमारे विधायक दल की जितनी संख्या है उस संख्या से कुछ ना कुछ ज़्यादा आपको नंबर वहाँ पे हमारे कोशिश हो सकती है भाजपा को हरियाणा में खुद की जो सारे विधायक उनके समर्थन में हैं, उनके दल प्लस कुछ निर्दलीय भी हैं और कुछ जेजेपी पार्टी के भी हैं। भाजपा अपने विधायकों की संभाल रखे, हम भाजपा तक आपके माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहते हैं। दल बदल कानून बेमानी हो चुका है, इसे लेकर अब कोई नैतिकता नहीं बची है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हार्दिक पटेल का दल बदल बड़ी घटना है क्योंकि उन पर राजद्रोह का केस चल रहा है, फिर भी बीजेपी ने अपनी पार्टी में लिया है, तब आपको अजीत पवार का केस याद करना चाहिए। 23 नवंबर 2019 की सुबह 8:11 पर इस ट्वीट को देखकर मीडिया में सनसनी फैल गई। गोदी मीडिया ने मास्टर स्ट्रोक बताना शुरू कर दिया। उद्धव शपथ की तैयारी कर रहे थे, लेकिन फोटो आ गया देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण का। उनके साथ एनसीपी के बड़े नेता अजित पवार ने भी शपथ ले ली थी, उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल राजनीति में मास्टर स्ट्रोक बताया गया कि बीजेपी ने शरद पवार की पार्टी तोड़ दी। 80 घंटे तक बीजेपी सरकार चलती है और यह सरकार पहले लिए गए फैसलों में अजीत पवार पर भारी उपकार करती है। अजीत पवार इस्तीफा देकर अपनी उस एनसीपी को लेकर एनसीपी में चले जाते हैं जिस एनसीपी को लेकर बीजेपी में आ गए थे। बीजेपी में भी उप मुख्यमंत्री बनते हैं और शिवसेना एनसीपी कांग्रेस सरकार में भी उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। दल बदल के इतिहास में अजीत पवार का मामला क्लासिक है। कम से कम उन्होंने इसका फायदा उठाया और खुद से जोड़े जाने वाले मामलों की जांच उस पार्टी की सरकार से बंद करवा दी
जिस पार्टी ने उन पर आरोप लगाए। हार्दिक पटेल तो खाली हाथ आ गए। इसका जवाब यही है कि कांग्रेस भी तो करती है, या फिर प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं कि कैसे घोटाले का आरोपी उनकी पार्टी की सरकार में उप मुख्यमंत्री बन जाता है और शपथ लेते ही जांच बंद हो जाती है, बशर्ते वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो आम कैसे खाते हैं पूछने वाले पत्रकार अक्षय कुमार ही यह सवाल पूछ सकते थे, लेकिन इन दिनों अक्षय कुमार इतिहासकार बन गए हैं। हम इस प्रसंग को यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि कुछ पता नहीं, अक्षय कुमार आइंस्टीन बनकर भी आ सकते हैं। कब क्या हो जाए कौन जानता है। कश्मीर में आतंकवाद का मामला अलग मोड़ लेता जा रहा है। गोदी मीडिया चाहे जितनी कोशिश कर ले कि इस मसले को धार्मिक रूप दे दिया जाए, लेकिन आतंकी हमले नाकामी की किसी और कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। आज उसी कुलगाम में विजय कुमार की हत्या कर दी गई, जिस कुलगाम में रजनी बाला को आतंकवादियों ने मार दिया था। आतंकवादियों ने देहाती बैंक के एरिया मैनेजर विजय कुमार बेनीवाल को गोली मार दी। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि आतंकवादी ब्रांच में घुसते ही गोली बरसाने लगे और मारकर लौट गए। विजय कुमार को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। 72 घंटों के भीतर कुलगाम में आतंकवादियों का यह दूसरा टारगेट अटैक है। विजय कुमार बेनीवाल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के भगवान गांव के रहने वाले हैं। विजय के पिता ओम प्रकाश बेनीवाल एक सरकारी स्कूल में अध्यापक हैं। 6 महीने पहले विजय की शादी हुई थी। जुलाई में गांव आने वाले थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विजय कुमार की हत्या की निंदा की है और एनडीए सरकार पर आरोप लगाया है कि कश्मीर में शांति बहाली नहीं हो पा रही है। विजय की हाल ही में उनकी पोस्टिंग कुलगाम में हुई थी। मंगलवार को कुलगाम के ही स्कूल टीचर रजनी बल्ला की हत्या कर दी गई थी। शोपियां में भी फारूक अहमद को आतंकवादियों ने निशाना बनाया। फारूक घायल हो गए हैं। दूसरी तरफ आज आतंकी हमले में 3 जवान भी घायल हुए हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सेना के अनुसार ये जवान प्राइवेट गाड़ी में ऑपरेशन पर जा रहे थे। नोटबंदी के बाद कहा गया कि कश्मीर में आतंकवाद समाप्त होगा। अब तो 500 के नकली नोटों का चलन भी 100% बढ़ गया है। धारा 370 हटाने के बाद कहा गया कि आतंकवाद समाप्त होगा। कई आतंकवादी मारे भी गए इसके बाद, लेकिन दावा होने लगा कि आतंकवाद काबू में आ गया है। लेकिन पिछले 1 साल की घटनाएं बता रही हैं कि एक बार फिर से आतंकवाद बेलगाम होता जा रहा है। आतंकवादी घाटी में सभी समुदाय के लोगों को निशाना बना रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ साथ सिख, प्रवासी मजदूर, अनुसूचित जाति, कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी पंडित को भी आतंकवादियों ने निशाना बनाया है। क्या सभी के पास घाटी छोड़कर कहीं और चले जाने का विकल्प है? कश्मीर के मुसलमान भी मारे जा रहे हैं, वे कहां चले जाएं? लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कश्मीरी पंडितों की असुरक्षा को अनसुना कर दिया जाए, कम माना जाए। उनके खतरों को ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि वे ज्यादा निशाने पर हैं। बात हो गई है, आप नहीं करना है कॉपरेट वॉपरेट, जाओ जो करना कर लो, निकलो सारे बाहर इधर के अंदर करना, कोई गाड़ी नहीं जाएगा। अनंतनाग से कुछ वीडियो आ रहे हैं जिसमें कश्मीरी पंडित सामान लेकर जाते हुए दिख रहे हैं। इनके रोके जाने की खबर भी आ रही है। केंद्र में बीजेपी की सरकार के रहते कश्मीरी पंडितों को अगर भरोसा ना हो कि वे कश्मीर में सुरक्षित हैं तो यह वाकई गंभीर मसला है। किस एक्ट के तहत आप बंद रख रहे हो? एक प्रेग्नेंट लेडी को आप निकलने नहीं जाने दे रहे हो। प्रेग्नेंट लेडी जो कि प्रेग्नेंट है। जिस कश्मीर में आतंकवाद को काबू में करने का दावा किया जा रहा है, उस कश्मीर में ऐसी हालत हो गई है कि कश्मीरी पंडितों ने पहले कई दिनों तक प्रदर्शन किया कि उन्हें जम्मू भेजा जाए, फिर कहने लगे कि नहीं भेजा गया तो पलायन करेंगे, और अब पलायन हो रहा है। ऐसा होना हम सब की हार है, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। अगर 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन की जवाबदेही उस समय की सरकार की थी, तो इस समय की सरकार की भी होनी चाहिए। आखिर 3 साल में कश्मीर में सरकार की नीतियों ने क्या हासिल किया कि कश्मीरी पंडित ही बैग उठाकर जाने के लिए उतारू हैं। रजनीबाला की हत्या के बाद ही कश्मीरी पंडितों ने अल्टीमेटम दिया था कि वे 24 घंटे के भीतर पलायन करेंगे। बुधवार को ट्रांजिट कैंप को घेर लिया गया ताकि कोई पलायन ना करे। कश्मीरी पंडितों को अब सुरक्षित जगहों पर भेजे जाने की बात हो रही है, लेकिन अब उनका कहना है कि कोई जगह ही सुरक्षित नहीं बची है, वे पलायन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आतंकवादी उन्हीं कश्मीरी पंडितों को निशाना बना रहे हैं। आगे चला इसके ऊपर, बोल रहा है
किसके ऊपर चला गाड़ी? ये क्या बोल रहा है ये? जिन्हें प्रधानमंत्री पुनर्वास कार्यक्रम के तहत वापस बसाया गया है, बल्कि उन्हें भी बना रहे हैं, बना चुके हैं, जो पुरानी पीढ़ी के हैं और प्रथम पलायन के समय भी घाटी छोड़कर नहीं गए। पिछले साल अक्टूबर में श्रीनगर के मशहूर दवा विक्रेता मक्खन लाल बिंद्रू को निशाना बनाया गया। मक्खन लाल बिंद्रू का लोगों से ऐसा रिश्ता था कि हत्या की खबर से घाटी के हिंदू और मुसलमान सभी हिल गए और सभी ने मिलकर हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें कश्मीरी पंडितों के साथ साथ मुसलमान भी बड़ी संख्या में आए। सामाजिक स्तर पर कश्मीर में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामे हुए हैं, लेकिन इससे आतंकवादियों का हौसला पस्त होता नहीं दिख रहा है। हौसला उनका भी पस्त नहीं हो रहा जो कश्मीर नीति की असफलता, आतंक को रोकने में केंद्र की असफलता पर सवाल करने के बजाय बार बार इसे हिंदू मुस्लिम चश्मे से देख रहे हैं। हिंदी प्रदेश के नेताओं और पत्रकारों के बयानों में भी एक तरफा पीड़ा झलकती है। ऐसे लोगों को जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मोहित भान ने ट्वीट से समझाने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक साल में 44 मुसलमान भी आतंकवादियों की बंदूक से मारे गए हैं। मीडिया की नींद तभी क्यों टूटती है जब कश्मीरी पंडित मारे जाते हैं। हालांकि यह बात भी सही नहीं है। श्रीनगर में प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडितों की यह भी शिकायत है कि मीडिया उनकी आवाज को ठीक से नहीं उठा रहा है और सरकार से सवाल नहीं कर रहा है। बहरहाल मोहित भान ने अंग्रेजी में लिखा है कि राहुल भट्ट, रजनी बाला और विजय कुमार की हत्या के बाद मीडिया को ध्यान आया है कि सरकार की नाकामी पर सवाल करें, उसकी कश्मीर नीति पर सवाल करें। एक साल में 44 मुसलमान आतंकवादियों का शिकार हुए तब मीडिया का ध्यान नहीं आया। यही वो बिंदु है जिससे इस समस्या की शुरुआत होती है। इस तरह से आप अलग थलग महसूस करने लग जाते हैं। बार बार ऐसे वक्त में कश्मीर के लोग हिंदू मुसलमान का फर्क मिटाकर एक साथ आ रहे हैं, लेकिन बार बार गोदी मीडिया इसे हिंदू मुसलमान का प्रश्न बना देता है। हमारे सहयोगी नजीर ने इस बात को लेकर मोहित भान से बात की है। देखिए 90 का सिचुएशन और 2022 का सिचुएशन जो है, मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं करूंगा। वो इसलिए मैं इसको कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि 90 के इस डार्क फेज से निकलने के बाद 2010 तक जब हम पहुंचे, बाय एंड लार्ज कश्मीरी सोसाइटी ने एक चीज को समझा कि ये जो 1990 में कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस और जो माइग्रेशन हुआ है, ये एक काला धब्बा इस कश्मीरियत के ऊपर और कश्मीर के ऊपर रह गया है। और 2010 के बाद गवर्नमेंट ने अलग अलग कदम उठाए, सिक्योरिटी इदारों ने अलग अलग कदम उठाए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, अलग अलग लोगों ने अलग अलग पहलुओं के ऊपर नजरिया डालते हुए एक रिहेबिलिटेशन पैकेज को शेप दिया। वो शेप इसलिए था कि ये लोग यहाँ आए, एक्लिमेटाइज हो जाएं और इससे जो बाकी लोग जो है, बाकी 4-5 लोग विस्थापित कश्मीरी पंडित जो हैं, वो वापस कश्मीर की ओर वापस आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं सिचुएशन वैसा नहीं है। तो आप बताएं इसको क्या करना चाहिए? अभी भी बड़ी जो तादाद है कश्मीरी पंडित लाइव्स की, वो यहीं पे है, अभी भी कैंपों में है और उनको कहीं को जाने नहीं दिया। क्या करना चाहिए प्रशासन को इन हालात में? देखिए, मैं मानता हूं जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कोविड के दौरान कहा था, जान है तो जहान है। सो ये दोहरा मापदंड तो नहीं चल सकता है कि आप बाकी मुल्क के वासियों के लिए, उनके सिटीजन्स के लिए आप बोलें कि जान है तो जहान है, और जब ये कश्मीरी पंडितों की यहाँ बात आती है या कोई भी सिटीजन यहाँ का जम्मू एंड कश्मीर का है जिसको अपनी जान के ऊपर हमला लग रहा है या खतरा लग रहा है, आप उसको ज़बरदस्ती वहाँ लॉक करके बिठा के रखें ताकि आप पूरे देश को या पूरी दुनिया को ये मैसेज दें कि यहाँ नॉर्मल सी है, टूरिस्ट आ रहा है, ये सब आ रहा है। इनको तो अलाउ करना चाहिए। आप इनको अलाउ करना चाहिए, जो आपको मानना चाहिए और करना भी चाहे। क्यों डर डर के जिए यहाँ रहें और जैसे वो बंधक हैं या कैदी हैं क्योंकि ऐसे रहे। आपने आज एक ट्वीट भी किया जिसमें आपने कहा कि यहाँ सिर्फ पंडित या हिंदू को नहीं मारा जाता, ज़्यादा अधिकतर तादाद जो है मुसलमानों को मारा जा रहा है। और मैं आपको ये भी बताऊं, कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपने बयान में कहा कि इस महीने, एक महीने में 16 जो हैं ये जो कश्मीरी ये पंडितों को मारा गया। असल में हकीकत वो नहीं है कि कश्मीरी पंडित को इतनी, ये है एक कश्मीरी पंडित मारा गया, बाकी जो है अधिकतर जो है यहाँ के मुसलमान मारे जा रहे हैं, लेकिन शायद उन पे बात नहीं हो रही है मुल्क में, इसलिए मालूम नहीं है। आपने इसी बारे में ट्वीट भी किया था। देखिए नज़ीर साहब, मैंने वो ट्वीट किया क्योंकि मैं जब इस चीज़ को मैं पिछले कुछ समय से सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैंने एक चीज़ ये नोटिस की कि पिछले 1 साल से
करीबन 45 से ज्यादा टारगेटेड किलिंग्स हो चुकी हैं अभी तक पिछले 1 साल के अंदर। बट नेशनल मीडिया या जो अपोजिशन पार्टीज हैं या देश के नागरिक को तब इस चीज का ख्याल आया, तब इस चीज के बारे में वो जागा जब कोई राहुल भट्ट, कोई रजनी बाला या कोई विजय कुमार मारा गया, जब कोई अब्दुल हमीद या कोई आमिर या कोई सुहेल मारा गया, तब आप लोगों ने ये आवाज क्यों नहीं उठाई? इसका दुख है। और इसके लिए ये एक वजह है, ये बन जाती है कि आम लोगों के अंदर, आम नागरिक के अंदर एलिनेशन पैदा होता है कि ये दोहरा मापदंड क्यों किया जा रहा है हमारे से। तो ये एक बड़ी दुख की बात है। मैं मानता हूं कि अगर शायद हमने इतनी ही जोर से ये आवाज उस टाइम पे भी उठाई होती जब कोई आमिर, कोई सैफुल्लाह कादरी या कोई अमरीन मारी गई, शायद ये हालात, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि बहुत बेहतर होते, लेकिन किसी हद तक शायद हम कोई आर्ग्यूमेंट कर पाते या कोई बात कर पाते, विच इज अ वेरी सैड स्टेट फॉर मी। अक्टूबर में मक्खनलाल बिंद्रू और इस मई में राहुल भट्ट की हत्या के समय एक ऐसा कश्मीर दिखा जो कभी नहीं दिखाया जाता है। उस कश्मीर के बिना सिख से लेकर अनुसूचित जाति, कश्मीरी पंडितों का वहां साथ रहना मुमकिन ही नहीं हो सकता है। हम नजीर की भेजी हुई पुरानी रिपोर्ट के 2 हिस्सों को एक साथ जोड़कर दिखाना चाहते हैं, जिसमें एक अलग कश्मीर दिखता है जिसके बारे में हिंदी प्रदेशों में नहीं बताया जाता है। जहां की रैली में राहुल भट्ट अमर रहे का नारा लगता है, तो रियाज अमर भी रहे इसका भी नारा लगता है। राहुल की हत्या के बाद जब पंडितों ने शेखपुरा में विरोध प्रदर्शन शुरू किया तो उनके मुस्लिम पड़ोसी ही उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। यूपी बिहार के नौजवान संजय सफाई को आप सुन सकते हैं। संजय कह रहे हैं कि शेखपुरा के मुसलमान कैसे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम शेखपुरा इलाके में रहते हैं। जिस समय से हमने राहुल की हत्या की खबर मिलने के बाद से विरोध शुरू किया, हमारे बहुसंख्यक समुदाय शेखपुरा के मुस्लिम भाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। वे पीने की पानी की आपूर्ति भी करते हैं। उन्होंने सुनिश्चित किया कि यह पूरे समुदाय के लिए सुबह है। हम वास्तव में उनके लिए आभार महसूस करते हैं। मेरा इतना ही कहना है। संदीप कौल 2011 से घाटी में काम कर रहे हैं, जब उन्हें प्रधानमंत्री पैकेज के तहत सरकारी नौकरी दी गई थी। उनका कहना है कि उन्हें कभी किसी स्थानीय मुस्लिम से कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन हाल के हमलों ने उन्हें इतना परेशान कर दिया कि वो यहाँ अब काम करना नहीं चाहते। जबकि जावेद संदीप को दिलासा दे रहे हैं कि हम कश्मीरी पंडितों के साथ हैं। मेरा इतना ही कहना है, गवर्नमेंट आज तक ना कोई सपोर्ट कर पाई, ना कोई हमारी सेफ्टी के लिए, ना कुछ। हमने काम करा, ये मुस्लिम कम्युनिटी हमारे साथ है, हमारे मॉर्निंग में साथ है, हमारी खुशियों में साथ है, हम इनके साथ रह रहे हैं, हमारे साथ रहे। मुझे यही कहना है कि गवर्नमेंट का आखिर प्लान क्या है, गवर्नमेंट आखिर चाहती क्या है। कल राहुल जी को वो ऑफिस में, मजिस्ट्रेट के ऑफिस में नहीं बचा पाए। हम कश्मीरी पंडित के साथ बचाना है, रहेंगे। इसी अवधि के दौरान कहीं ज्यादा मुसलमान भी मारे गए। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में उतरे कश्मीरी पंडित केवल राहुल भट्ट को याद नहीं करते, रियाज अहमद को भी याद करते हैं, जिनकी पिछले गुरुवार को राहुल की हत्या के कुछ घंटे बाद पुलवामा में उनके ही घर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राहुल भट्ट अमर रहे, राहुल भट्ट अमर रहे, दीपक चंद अमर रहे, दीपक चंद अमर रहे, सतिंदर कौर अमर रहे, सतिंदर कौर अमर रहे, रियाज अहमद अमर रहे, रियाज अहमद अमर रहे। एमएल बिंद्रू कश्मीरी पंडित थे और 90 के दशक में जब कश्मीर घाटी में आतंकवाद चरम पर था, तब भी वो कश्मीर छोड़कर नहीं गए। उस कठिन दौर में भी उन्होंने अपनी बिंद्रू फार्मेसी चालू रखी जब सब कुछ बंद हो चुका था। पुलिस के मुताबिक 2 आतंकवादी उनकी दुकान में घुसे और पिस्तौल से काफी करीब से उन्हें गोली मारकर फरार हो गए। Right now, today my father is no more, right? But still, I have a smiling face because I know my father was a warrior. He was a winner. If I shed tears, that would be like a tribute to those gunmen. उम्मीद है आप कश्मीर के हालात पर नेताओं के बयानों और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अभियानों से अलग हटकर देखेंगे, सोचेंगे। वैसे यह उम्मीद झूठी है। मैं जानता हूं कि आप अक्षय कुमार नहीं हैं, इसलिए आपसे उम्मीद नहीं कर सकता कि आप इतिहासकार बन जाएं। आम कैसे खाते हैं वो अक्षय से पूछ लीजिए। आम के नाम हम बता देते हैं, मालदा, दीघा मालदा, चौसा, रटौल,
बीजू, दशहरी, अल्फांसो, आम्रपाली, वनराज, सफेदा, केसर, हिमसागर, जर्दालू, लंगड़ा, बंबैया, बादामी, सिंदूरी, तोतापुरी, गुलाब खास, नीलम, मलिहाबादी। फिर मत कहिएगा कि हमें तो आम का नाम तक नहीं बताया गया। जैसे इन दिनों बोल रहे हैं हमें तो इतिहास में यह सब नहीं पढ़ाया गया। सारी पढ़ाई पढ़ाने से ही नहीं होती है, कभी कभी खुद से भी पढ़ लिया कीजिए, ताकि अक्षय कुमार और रवीश कुमार दोनों ब्रेक ले सकें। आप भी ले लीजिए। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में कुछ और सीसीटीवी फुटेज सामने आए। इसमें मूसेवाला की थार के साथ शूटरों के बोलेरो और कोरोला कार भी आ रही है नजर। पुलिस ने सभी हमलावरों को पहचान का किया दावा। फिलहाल अब तक कोई शूटर गिरफ्तार नहीं हुआ है। पंजाब के लोकप्रिय गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में पुलिस ने सभी हत्यारों को पहचान लिया है। पुलिस का दावा है कि हत्या में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का हाथ है। इधर पंजाब के डीजीपी ने मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी को फिर से गठित किया है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस ने तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर संपत नेहरा से पूछताछ की। 31 मई को पूछताछ के लिए लाया गया था पंजाब। फिलहाल आज सुबह फिर तिहाड़ जेल से छोड़ा गया। मूसेवाला की हत्या के मामले में रिमांड पर लिया गया लॉरेंस बिश्नोई पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने मूसेवाला के कत्ल में अपना हाथ होने से इनकार किया है। केंद्र सरकार पर केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि अब केंद्र सरकार सिसोदिया को फर्जी केस में गिरफ्तार करने की तैयारी में लगी है। उन्होंने पूछा कि अगर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भ्रष्ट हैं तो फिर देश में ईमानदार कौन है। उधर दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के सभी विभाग उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दे दिए गए हैं। सत्येंद्र जैन फिलहाल बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बने रहेंगे। ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में निचली अदालत की शर्त को चुनौती दी है। दरअसल जैन के वकील के आग्रह पर कोर्ट ने वकील को पूछताछ के दौरान सत्येंद्र जैन के साथ रहने की इजाजत दी थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को कोविड-19 हो गया है। उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। बुधवार शाम से ही उनमें बुखार और कोरोना के लक्षण नजर आ रहे थे। पिछले एक हफ्ते से सोनिया गांधी कई राजनेताओं से मिल रही थी, जिनमें से कई को था कोरोना। ईडी ने कल ही राहुल और सोनिया गांधी को 8 जून को पेश होने का नोटिस भेजा था। मामला नेशनल हेराल्ड से जुड़ा है। कांग्रेस का कहना है जिस मामले में पैसे का कोई ट्रांसफर नहीं हुआ वो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे बन सकता है। इसके बावजूद सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश होने जा रही थी, लेकिन अब कोविड होने के बाद हालात बदल सकते हैं। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने राजस्थान और हरियाणा में अपने विधायकों को दूर दराज रिजॉर्ट में ले जाने का फैसला किया है। कांग्रेस के लिए हरियाणा और राजस्थान दोनों के राज्यसभा चुनाव एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं और अगर मामला नहीं जमा तो मुश्किलें पेश आ सकती हैं। हरियाणा के विधायकों को छत्तीसगढ़ के रायपुर ले जाया जा रहा है। हरियाणा से कांग्रेस ने अजय माकन को टिकट दिया है, लेकिन अगर स्थानीय नेता कुलदीप बिश्नोई उनके साथ नहीं आए तो उसके वोट कम पड़ सकते हैं। परेशानी राजस्थान में भी है। वहां कांग्रेस के विधायक उदयपुर ले जाए जा रहे हैं। वो उसी रिजॉर्ट में ठहरेंगे जहां कांग्रेस ने अपनी चिंतन बैठक की थी। राजस्थान से मुकुल वासनिक, रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी मैदान में है, लेकिन यहां सारा खेल सुभाष चंद्रा के आने से बिगड़ सकता है। कांग्रेस के पास अपने 108 विधायक हैं। अब उनके विधायकों को रायपुर और उदयपुर में ये सिखाया जाएगा कि वोट कैसे डाले जाएं, क्योंकि अगर स्याही का रंग गलत हुआ या लाइन टेढ़ी हो गई तो वोट खारिज हो जाएंगे। पिछली बार सुभाष चंद्रा ने कांग्रेस उम्मीदवार को ऐसे ही हराया था। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव जेपी सिंह, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान की जिम्मेदारी संभाले हैं, वो इस वक्त काबुल के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में भारतीय दल के साथ उस सामान का जायजा लेने आए हैं जो भारत ने भिजवाया है। भारत ने 2000 मीट्रिक टन गेहूं, 13 टन दवाएं, 50,000 कोविड वैक्सीन डोज और सर्दियों के कपड़े इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, संयुक्त राष्ट्र और WFP के जरिए अफगानिस्तान भेजे हैं।
हालांकि इस दौरे के बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके बताया है कि वहां चल रही भारत की परियोजनाओं का भी ये दल जायजा ले सकता है और तालिबान के वरिष्ठ सदस्यों से मुलाकात भी कर सकता है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय में आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई है। इस दौरे को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि तालिबान के साथ बेहतर रिश्ते बनाने की तरफ ये एक अहम कदम हो सकता है, खासकर तब जब भारत वहां पर अपनी मौजूदगी बनाए रखना चाहता है। मुमकिन है कि आने वाले वक्त में शायद फिर से भारतीय अधिकारियों के साथ दूतावास स्थापित हो जाए। संतूर का एक और सुर शांत पड़ गया। जाने माने संतूर वादक भजन सोपोरी का निधन हो गया है। भजन सोपोरी 73 साल के थे और कुछ अरसे से बीमार चल रहे थे। सोपोरी को पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जैसे सम्मानों से नवाजा जा चुका है। कश्मीर के सोपोर इलाके के भजन सोपोरी ने 5 साल की उम्र से ही संतूर पर सुर छेड़ने शुरू कर दिए थे। उनके परिवार में 6 पीढ़ियों ने संतूर की साधना की। पिछले महीने ही संतूर के एक और साधक पंडित शिव कुमार शर्मा चल बसे थे। भजन सोपोरी के जाने के बाद संतूर की दुनिया सूनी हो गई है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।